हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इकोनॉमिक्स का चैप्टर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो आइए चलते हैं। ये जो पूरा कंटेंट है ये पूरा एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट है। तो आइए चलते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं 3 सेक्टर्स की, जो कि होता है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उन्हें यूज़ करके एक्टिविटीज़ की जाती हैं। सेकेंडरी सेक्टर में रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट किया जाता है बाय वे ऑफ प्रोसेसिंग, इट मीन्स मशीनों की मदद से। और यहाँ पर टर्जरी सेक्टर में सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं टू द सोसाइटी। उसके बाद देखिए इन सेक्टर्स के तीनों के नाम। प्राइमरी जो सेक्टर होता है उसे एग्रीकल्चरल सेक्टर भी कहा जाता है। सेकेंडरी जो सेक्टर है उसे इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है। और टर्जरी जो सेक्टर है उसे सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। फिर चलते हैं हम इनके एग्जाम्पल्स की तरफ। आप देख सकते हैं, देखिए फिशिंग, हंटिंग, माइनिंग, फार्मिंग, ये सारे एग्जाम्पल प्राइमरी सेक्टर के हैं, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ होता है। फिशिंग में पानी का यूज़ होता है, तो वो प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है। हंटिंग में फॉरेस्ट का यूज़ होता है, जो कि अब बैंड है, लेकिन तब भी फॉरेस्ट भी नेचुरल रिसोर्स है। माइनिंग में प्लेट्यू और माउंटेन्स का यूज़ होता है, जो कि नेचुरल रिसोर्सेज हैं। फार्मिंग में लैंड का यूज़ होता है, जो कि नेचुरल रिसोर्स है। तो इस तरीके से आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं प्राइमरी सेक्टर के। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, जेनेटिक इंजीनियरिंग वगैरह के जो काम होते हैं, मतलब 2 ब्रीड को क्रॉस ब्रीड वगैरह करवाया जाता है, ये सारा जो है ये सब सेकेंडरी सेक्टर में आता है। टर्जरी सेक्टर में डॉक्टर, लॉयर, टीचर, पुलिस, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, ये सब चीज़ें जो हैं ये सर्विस सेक्टर में आती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब लोग हमें क्या दे रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन सब सर्विसेज हैं। ये था तीनों सेक्टर्स के बारे में। अब चलते हैं आगे। देखिए आगे हम चलते हैं, हम बात करते हैं इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की। तो देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिन्हें परफॉर्म किया जाता है इसलिए जिससे उनके रिटर्न में मनी या प्रॉफिट मिले। जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन परफॉर्म की जाती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी को मार्केट एक्टिविटी भी कहा जाता है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ भी कहा जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। शेफ़ अगर किचन किसी होटल में खाना बना रहा है तो वो उसका पेमेंट लेगा। मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग का भी पेमेंट होता है। मदर अगर घर में खाना बना रही है फैमिली के लिए, तो शी इज़ नॉट चार्जिंग एनी काइंड ऑफ अमाउंट, शी इज़ डूइंग इट आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन। डोनेशन, चैरिटी वगैरह जो होता है, चाहे आप ओल्ड एज होम्स में कोई चैरिटी दे रहे हो या ऑर्फन एज में कोई चैरिटी दे रहे हो, तो इस तरह की चीज़ें आप विलिंगली करते हो, कोई आपको फोर्स नहीं करता है और ना आप किसी प्रॉफिट मोटिव के लिए ये चीज़ें करते हो, तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। फिर हम चलते हैं ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर पे। देखिए ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को पब्लिक सेक्टर भी कहा जाता है। यहाँ पर जॉब सिक्योरिटी होती है, लिमिटेड वर्किंग आवर्स होते हैं, इतने ज़्यादा ओवर टाइम वाले वर्किंग आवर्स नहीं होते हैं। इसमें आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट्स काफ़ी अच्छे होते हैं। अदर बेनिफिट्स लाइक मैटरनिटी लीव, पेड लीव्स, प्रोविडेंट फंड, ये सब चीज़ें मिलती हैं। सैलरी और वेज जो होता है वो अकॉर्डिंग टू वर्क होता है। एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ये जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है इसमें जो लिमिटेड वर्किंग आवर्स की हमने बात की है, आजकल वर्किंग आवर्स थोड़े बढ़ गए हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर आज भी वर्किंग आवर्स थोड़े कम हैं। सैलरी और वेजेस में थोड़ा डिफरेंस बताना चाहूँगी। सैलरी एम्प्लॉयज़ को दी जाती है और वेजेस वर्कर्स को दिए जाते हैं। तो जब भी आप यूज़ करें इन 2 वर्ड्स का, इस बात का ध्यान रखें कि आप वर्कर्स की बात कर रहे हैं कि एम्प्लॉयज़ की।
उसके बाद देखिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो प्राइवेट सेक्टर है। इसमें जॉब सिक्योरिटी नहीं रहती है, लिमिटेड वर्किंग आवर्स नहीं रहते हैं, आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट्स आपको प्राइवेट सेक्टर में नहीं मिलते हैं, अदर बेनिफिट्स जो हैं वो भी आपको नहीं मिलते हैं। उसके अलावा जो सैलरी और वेजेस होते हैं वो भी वर्क के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं, मतलब आपसे काम ज़्यादा करवाया जाता है और उसके अलावा आपसे जो सैलरी वगैरह की एक्सपेक्टेशन आपको बताई जाती है या फिर आपसे की जाती है कि आप कितनी सैलरी मांगें, वो आपको हमेशा कम ही मिलती है। तो इस तरह का होता है ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। यहाँ भी मैं नो लिख देती हूँ जिससे कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। तो ये बेसिक डिफरेंस में अगर पूछा जाए तो भी आप लिख सकते हैं, शॉर्ट नोट में पूछा जाए तो भी आप लिख सकते हैं। फिर हम चलते हैं आगे। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसे मनरेगा भी कहा जाता है, ये 2005 में इनिशिएट हुआ था। इसमें क्या क्या बात कही जाती हैं? सबसे पहले तो 100 डेज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू रूरल अनएम्प्लॉयड वर्कर्स। देखिए गांव में जो बेरोज़गार होते हैं उनके लिए 100 दिन रोज़गार के देने का काम करती है मनरेगा। उसके अलावा इट इज़ हेल्पफुल इन मेकिंग पीपल एक्सपीरियंस्ड अबाउट डिफरेंट वर्क फील्ड्स। ऑफ कोर्स जब इंसान 100 दिनों के लिए किसी जगह पे काम करेगा तो उससे एक्सपीरियंस भी मिलेगा। अगर देखिए गवर्नमेंट है, अगर आपको एम्प्लॉयमेंट देने में फ़ेल हो जाती है स्कीम के अंडर, तो गवर्नमेंट आपको क्या देती है? अलाउंस दे देती है कि थोड़े समय के लिए आप अपना काम चला सको। होता क्या है कि लाखों की तादाद में लोग मनरेगा में अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं, तो सरकार जो है वो सारे लोगों को तो एम्प्लॉयमेंट दे नहीं पाती है, तो उसके एवज में या फिर उसके रिटर्न में सरकार क्या करती है, जिनको काम नहीं दे पाती है उन्हें अलाउंस दे देती है कि थोड़े समय वो अपने घर को चला सकें और इस बीच वो अपने लिए कोई काम देख लें। इसके एग्जाम्पल्स देखिए, मेट्रो कंस्ट्रक्शन, मेट्रो ट्रेन वगैरह का कंस्ट्रक्शन होता है, रेलवे लाइंस वगैरह का, तो भी मनरेगा के अंडर होता है। डैम्स का कंस्ट्रक्शन बहुत बड़े लेवल पर होता है, ये भी सरकारी है। रोड्स का, हाईवेज़ का, फ्लाईओवर का कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो भी इस स्कीम के अंडर होता है। इसका शॉर्ट फॉर्म है मनरेगा और इसे 2005 में इनिशिएट किया गया था, स्टार्ट किया गया था, तो आप ये लिख सकते हैं। अब देखिए, अब हम बात करते हैं जीडीपी की। देखिए जीडीपी का सबसे पहले तो आप लोगों को फुल फॉर्म पता होना चाहिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब देखिए प्रोडक्शन प्राइमरी सेक्टर का प्लस प्रोडक्शन सेकेंडरी सेक्टर का प्लस प्रोडक्शन टर्शरी सेक्टर का, और टोटल प्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर, जैसे मैंने लिया है ईयर 2023, इससे निकल के आती है देश की जीडीपी। ओके, कि मतलब तीनों सेक्टर में साल भर में कितना प्रोडक्शन हुआ है उसका सम टोटल होता है जीडीपी। अब इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है वो भी हम बात कर लेते हैं। देखिए इसका काम जो है कैलकुलेशन का वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। सेंट्रल गवर्नमेंट में एक मिनिस्ट्री है, तो रिपोर्ट सबमिट करते हैं सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज इस मिनिस्ट्री को, और उसके बाद क्या किया जाता है, टोटल वैल्यू मतलब टोटल प्रोडक्शन एंड ये किस रेट पे है चीज़ें, उनका प्राइस, उन दोनों को मिलाकर एस्टिमेट की जाती है जीडीपी। जैसे अगर एक साल में 10,000 केजी वीट हुआ है और उसे बेचा गया है 200 पर केजी में, तो 10,000 इंटू 200 कर देंगे तो उसकी टोटल वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से वैल्यू को एस्टिमेट किया जाता है और इस तरीके से देश की जीडीपी निकाली जाती है। और जीडीपी निकालने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट का है। सेंट्रल गवर्नमेंट में ही एक डिपार्टमेंट है जिसको सारी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट पहुंचाई जाती है और उसके बाद ये काम किया जाता है। अब देखिए ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड पेपर में देखा गया है कि टर्शरी सेक्टर जो है वो इम्पोर्टेंस क्यों गेन कर रहा है।
तो इसके लिए देखिए सबसे पहले बहुत सारे कारण हैं कि टर्शरी सेक्टर क्यों इम्पोर्टेंस गेन कर रहा है। उसका सबसे पहला कारण ये है कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों सेक्टर का डेवलपमेंट टर्शरी सेक्टर पे डिपेंड करता है। सबसे पहली चीज़ क्यों, क्योंकि अगर सामान बन गया है लेकिन उसे मार्केट गोडाउन तक पहुंचाया ही नहीं जा रहा है तो उसका बनना बेकार है, क्योंकि उसे पहुंचाया किसके थ्रू जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए। और ट्रांसपोर्टेशन जो है वो हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है, टर्शरी सेक्टर। उसके अलावा इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, ये सब मार्केटिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो सारा टर्शरी सेक्टर का पार्ट है। तो अल्टीमेटली जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का डेवलपमेंट है वो टर्शरी सेक्टर पे डिपेंड करता है। उसके बाद आजकल, पहले क्या होता था, पहले बेसिक नीड होती थी रोटी कपड़ा मकान, कि इंसान को फूड मिल जाए, क्लोथिंग मिल जाए, शेल्टर मिल जाए। लेकिन अब ऐसा नहीं है। लोगों को हॉस्पिटल, एजुकेशन, पुलिस स्टेशन, बैंक्स, इंश्योरेंस, ये सब भी अब लोगों के लिए आज क्या हो गई हैं, बेसिक सर्विस हो गई हैं। हर इंसान चाहता है कि हमारे घर में अगर कोई बीमार पड़े तो अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में उसका इलाज हो, हमारे बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन मिले, हमको कोई प्रॉब्लम होती है तो पुलिस हमारे साथ अच्छा बिहेव करे, बैंक्स वगैरह जो हैं उनमें हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले, प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिले, इंश्योरेंस की हमें प्रॉपर फैसिलिटी मिले। तो अब क्या हो गया है, रोटी कपड़ा मकान को तो है ही, वो तो है ही बेसिक नीड, लेकिन उनके अलावा ये भी बेसिक सर्विसेज हो गई हैं। और ये सारी क्या हैं, टर्शरी का पार्ट है। उसके बाद अब देखिए लोगों का इनकम लेवल राइज हो गया है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज की डिमांड कर रहे हैं। अब लोगों को हर हफ्ते एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना है, हर साल में एक फॉरेन ट्रिप लगा के आना है, या विद इन द कंट्री घूमना है, वेकेशंस पे जाना है। तो लोगों का इनकम लेवल राइज हो गया है, इसलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज की मांग कर रहे हैं। उसके अलावा इमरजेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो ऑनलाइन नहीं मंगवाई जा सकती है। इसीलिए टर्शरी सेक्टर क्या हो गया है, इम्पॉर्टेंट हो गया है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि टर्शरी सेक्टर को इम्पोर्टेंस मिलती जा रही है। अब देखिए टर्शरी सेक्टर जो है उसमें भी दो तरीके के काम होते हैं। टर्शरी सेक्टर में एक काम तो वो है जो हाईली स्किल्ड और एजुकेटेड पीपल को मिलता है, और टर्शरी सेक्टर में ही कुछ काम ऐसे हैं जिनमें कुछ स्किल्स और अनएजुकेटेड लोग भी काम कर सकते हैं। जैसे अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और आईटी ऑफिशियल्स वगैरह हैं तो ऑफ कोर्स ये लोग हाईली एजुकेटेड, हाईली स्किल्ड होना इनका ज़रूरी है। लेकिन टर्शरी सेक्टर में ही कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें वर्कर्स के पास थोड़ी बहुत स्किल्स हों, फिर चाहे वो एजुकेटेड हो चाहे नहीं हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे भी काम टर्शरी सेक्टर प्रोवाइड करता है, जैसे रिपेयर पर्सन, शॉपकीपर, ट्रांसपोर्ट पर्सन। ये सब ऐसे लोग हैं जो एजुकेटेड नहीं होते हैं, हल्की सी इनमें स्किल होती है, जो इनको काम करना है उससे रिलेटेड स्किल होती है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि टर्शरी सेक्टर में भी दो तरीके के जॉब्स पाए जाते हैं। अब हम चलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, दो तरीके के। सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, पर्सन इज़ विलिंग टू वर्क बट नॉट गेटिंग जॉब अपॉर्चुनिटी। कोई इंसान है, उसे काम तो करना है लेकिन उसे कोई प्रॉपर अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही है, तो उस सिचुएशन को अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। अब देखिए डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि पर्सन काम तो कर रहा है लेकिन उसे प्रॉपर रिटर्न नहीं मिल रहा है। जैसे एग्रीकल्चर, क्यों, क्योंकि एग्रीकल्चर में सपोज़ करिए एक ही पीस ऑफ लैंड पे घर के 10 लोग काम कर रहे हैं, तो काम तो सब कर रहे हैं, मेहनत सब कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपर रिटर्न किसी को भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि एक ही जगह पे ज़रूरत से ज़्यादा लोग अपना हार्डवर्क कर रहे हैं। तो ये भी एक तरह का अनएम्प्लॉयमेंट है। उसके अलावा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में पर्सन जो है उसे कुछ महीने साल के कोई जॉब नहीं मिलता है, उसे कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे एसी मेंटेनेंस, एसी के मेंटेनेंस का जो काम होता है वो समर सीजन्स में ही होता है, तो अगर कोई बंदा इस काम में एंगेज्ड है तो उसे सिर्फ रोज़गार गर्मियों के मौसम में मिलता है। उस तरीके से शिप मेंटेनेंस, शिप की अगर मेंटेनेंस के काम में अगर कोई बंदा इन्वॉल्व है
तो उसे काम तभी मिलेगा जब शिप का मेंटेनेंस का काम होता है, मतलब सर्दियों में, क्योंकि शिप्स जो हैं वो सर्दियों में ही कम ट्रैवल करती हैं बिकॉज ऑफ पॉसिबिलिटीज़ ऑफ आइसबर्ग्स। तो आप ये सारी चीज़ें बता सकते हैं। अब देखिए क्या क्या हिस्टोरिकल चेंजेस आए हैं तीनों सेक्टर में। देखिए समय के साथ तीनों ही सेक्टर्स में बहुत सारे बदलाव आए हैं। सबसे पहली चीज़ तो अब नए मेथड्स ऑफ फार्मिंग आ गए हैं। पहले जो फार्मिंग के मेथड्स होते थे वो ज़्यादा मैनुअल होते थे, लेकिन अब सब कुछ मैकेनिकली बेस्ड हो गया है, मॉडर्न इनपुट्स काम में आने लग गए हैं, वो सब चीज़ें। बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी जो है वो बहुत टाइम्स बढ़ गई है। पहले ऐसा होता था कि लोग ख़रीदारी करते थे, ओकेजनली ख़रीदारी होती थी, लेकिन अब क्या हो गया है, अब आए दिन लोग आराम से घर बैठे भी शॉपिंग कर सकते हैं। सारी फैसिलिटीज़ लोगों को डोर स्टेप पे ही प्रोवाइड हो जाती हैं। तो बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी बहुत टाइम्स बढ़ गई है। मैन्युफैक्चरिंग के बहुत अलग अलग मेथड्स आ गए हैं, सारी मैन्युफैक्चरिंग मैकेनिकल हो गई है। अब फार्मर्स जो हैं वो सिर्फ अपने लैंड, अपने एग्रीकल्चरल लैंड तक ही कन्फाइंड नहीं है, इवन दे आर लुकिंग फॉर द अदर सोर्स ऑफ इनकम, कि इनको भी खेती बाड़ी से ज़्यादा अच्छा कोई सोर्स ऑफ इनकम मिले, या फिर इनके भी एक या दो सोर्स ऑफ इनकम हों। उसके अलावा बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ है फ्रॉम सेकेंडरी टू टर्जरी, और बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ है। पहले सेकेंडरी सेक्टर पे सब कुछ था, इंडस्ट्रियल बेसिस पे सब कुछ होता था, लेकिन अब सर्विस सबसे इम्पॉर्टेंट है, हर चीज़ में सर्विस को ढूंढा जाता है। तो आप इस तरीके से पूरा हिस्टोरिकल चेंजेस का बता सकते हैं कि समय के साथ कितने सारे हिस्टोरिकल चेंजेस आए हैं। अब देखिए किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सकता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो इनिशिएशन होगा वो गवर्नमेंट को लेना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर अगर कोई एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाएगा तो वो अपने प्रॉफिट मेकिंग के लिए भी सोचेगा, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर पब्लिक वेलफेयर के बारे में सोचता है, तो ये सारी जिम्मेदारी सबसे पहले तो गवर्नमेंट को उठानी पड़ेगी। अब देखिए किन किन तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है। चीप एग्रीकल्चरल क्रेडिट आप दे दें, एग्रीकल्चरल मतलब लोन दे दें, तो क्या होता है आसानी से फार्मर्स अपना काम कर सकते हैं। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन हो जाए डैम्स का तो हज़ारों लोगों को रोज़गार मिल जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हो जाए, हज़ारों लोगों को यहाँ भी नौकरियाँ मिल जाएंगी। रोड कंस्ट्रक्शन पे हज़ारों लोगों को काम मिलेगा। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ पर फोकस किया जाए तो इंडस्ट्रीज़ में बहुत लोगों को रोज़गार मिलेगा। जो छोटी लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं, छोटी वर्कशॉप्स हैं जहाँ पर कारीगर वगैरह काम करते हैं, उनका प्रमोशन हो तो इन लोगों को भी बहुत अच्छा रोज़गार मिलेगा, रेगुलर अर्निंग हो सकेगी। उसके अलावा गवर्नमेंट बैंक्स खुल जाएं तो इजी इंटरेस्ट रेट पर लोगों को लोन प्रोवाइड हो सकता है, और आसानी से लोग अपना रॉ मटेरियल ख़रीद सकते हैं, मार्केटिंग एक्टिविटीज़ वगैरह कर सकते हैं। तो अगर ये सब चीज़ें कर दी जाएँ तो एम्प्लॉयमेंट आसानी से जनरेट हो सकता है। देखिए अब जो वर्कर्स हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के, उन्हें कैसे प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि देखिए ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के आदमियों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है, लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो वर्कर्स काम करते हैं उनकी लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि उनके काम में रेगुलरिटी नहीं रहती है। तो देखिए रूरल एरिया में कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं, और अर्बन एरिया में ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। रूरल एरिया में तो लैंडलेस फार्मर्स, आर्टिशंस, स्मॉल फार्मर्स, ये सब सारी कैटेगरी बेचारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वालों की है। और अर्बन एरिया में जो वर्कर्स हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हैं, स्ट्रीट वेंडर्स जो ठेलों पे सब्जियां वगैरह सामान बेचते हैं, ये सब लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं और इन्हें प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब इन्हें कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है? सबसे पहली चीज़ तो इनके रॉ मटेरियल की टाइमली डिलीवरी होती रहे, इन्हें इजी क्रेडिट, इजी लोन्स वगैरह मिल जाएं, इनको प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी मिल जाए इनके सामानों को रखने की, इनको भी मार्केट जो है वो ईज़िली अप्रोचेबल हो सके। अगर ये सारी फैसिलिटी इन सब वर्कर्स को दे दी जाए तो आराम से इनको भी प्रोटेक्टेड फील होगा
और ये भी सोचेंगे कि हमारा जॉब भी सिक्योर है और इनका जॉब एक लॉन्ग टर्म तक चल सकेगा। वाई पब्लिक सेक्टर इज़ इम्पॉर्टेंट। अब देखिए पब्लिक सेक्टर क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसके भी बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले पब्लिक सेक्टर पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करता है। दूसरा, पब्लिक सेक्टर जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो रीजनेबल कॉस्ट पे करता है। जॉब सिक्योरिटी पब्लिक सेक्टर में रहती है, लिमिटेड वर्किंग आवर्स रहते हैं, सैलरी वेजेस जो हैं अकॉर्डिंग टू वर्क मिलते हैं। आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट्स काफ़ी अच्छे हैं पब्लिक सेक्टर के। अदर बेनिफिट्स, मैटरनिटी लीव, पेड लीव्स, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं पब्लिक सेक्टर की। उसके अलावा पब्लिक सेक्टर जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे रेलवेज़ के लिए बताना चाहूँगी कि रेलवेज़ जब से देश में आई हैं तब से गवर्नमेंट की ही मोनोपोली है रेलवेज़ पर। किसी भी प्राइवेट प्लेयर ने रेलवेज़ के कंस्ट्रक्शन में आज तक भी हाथ नहीं डाला है, क्योंकि रेलवेज़ का कंस्ट्रक्शन करोड़ों का होता है, रेलवे लाइंस को बिछाना। और फिर उसके बाद रेलवे जो है वो लाइफलाइन है लाखों लोगों की, तो इसलिए उसके टिकट्स अफोर्डेबल प्रोवाइड करवाना वो गवर्नमेंट ही कर सकता है, प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकता है। वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, अदर पब्लिक फैसिलिटीज़, ये सारी सर्विसेज हमें अफोर्डेबल रेट में पब्लिक सेक्टर ही दिलवाता है। इसीलिए पब्लिक सेक्टर इन सब कारणों से इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, व्यू करें कम्प्लीटली, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जुड़ने के लिए बोलें। मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं और भी बहुत सारे बच्चों की मदद कर पाऊँ तो। बाय, टेक केयर एवरीवन।